अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ HD पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आसमा इकबाल। आज दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट से कौन सी बड़ी स्टोरीज प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं, इसी पर नजर डालेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरीज में। अफगानिस्तान सूरत हाल, तालिबान का कंट्रोल, अमरीकी सदारती खिताब, तालिबान की औरतों को शरीयत के मुताबिक हुकूक की यकीन दहानी। अमरीकी सदर का कहना है कि कौम की तामीर नौ हमारा मकसद नहीं था। अफगानिस्तान से फौजी इनखला, इत्तेहादी अमरीका से नाखुश, अमरीका की इनखला पॉलिसी पर तनकीद। अमरीका के इत्तेहादी अफगानिस्तान से इनखला पर अमरीका के खिलाफ बोलने लगे। वेनेजुएला अमरीका के साथ मैक्सिको में इब्तदाई मुज़ाकरात, नॉर्वे सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। तारिकीन वतन की गैर कानूनी आमद को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन ने निगरानी का जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। निगरानी के जदीद निज़ाम से सरहदों की हिफाजत, गैर कानूनी तौर पर दाखिले को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया अफगान मुआविन अमले को साथ ले जाने से मुनहरिफ हो गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि अमले को साथ नहीं ले जा सकते। और प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे 3D मिलिट्री छावनी, तामीरात का मुस्तकबिल 3D टेक्नोलॉजी है। इसी 3D टेक्नोलॉजी के तहत घर पर छावनियां भी प्रिंट हो सकेंगी। कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर बिग डेटा के इंकशाफात सामने आए हैं। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि वबा अमेरिका में सरकारी ऐलान से पहले ही मौजूद थी। वीडियो में दिखाया गया है कि इटली और अमेरिका में वबा पहले से मौजूद थी। आइवरी कोस्ट में एबोला की वैक्सीनेशन, 1994 के बाद आइवरी कोस्ट में एबोला के मरीजों की शनाख्त हुई है। अगले हफ्ते से वैक्सीन का आगाज कर दिया जाएगा। और रुख करेंगे साइबेरिया का, जहां जंगलात में आग भड़क उठी है। साइबेरिया के जंगलात में आग का राज दिखाई देता है और इस आग से हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। वेलकम बैक जी। टॉप स्टोरीज क्या हैं आप जान चुके हैं और आज हम बात करेंगे आज के सबसे बड़े टॉपिक पर, और वह है यकीनी तौर पर अफगानिस्तान, जहां तालिबान के कंट्रोल के बाद अमरीकी सदर ने अफवाज के इनखला की पॉलिसी का दिफा किया है और सारा मलबा अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाल दिया है। उधर तालिबान ने मुल्क की बागडोर संभालने के बाद सबके लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है और तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कंट्रोल संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमारे रवैये में 20 साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने मुल्क की बागडोर संभालने के बाद लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान भी कर दिया है और मुख्तलिफ शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस तरह पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली की तवक्को नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका ख्याल ये था कि यहाँ शदीद किस्म की खूनरेज़ी होगी, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला की पॉलिसी का दिफा ज़रूर किया है और कहा है कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन कभी भी कौम की तामीर नौ तो था ही नहीं। अफगानिस्तान में अमरीकी मुज़ाकरात के पीछे उनका जो मकसद था वो हमेशा से अमरीकी सरजमीन पर दहशत गर्दी के हमले रोकना था। उनका मजीद इस बारे में क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं। American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped. A force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future.
we could not provide them was the will to fight for that future. सोमवार को जो बाइडन ने क्या कहा ये तो आपने जाना, लेकिन अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाएं, 2001 ही की बात कर लें तो इस तनाज़े के आगाज़ में जब बाइडन अमरीकी सेनेटर थे तब उन्होंने अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत के तवील मुद्दती मकसद की वजाहत करते हुए ये कहा था कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में एक निस्बतन मुस्तहकम हुकूमत देखेंगे जो कि इस मुल्क की मुस्तकबिल में तामीर नौ की बुनियाद बनेगी। और इसी तरह 2003 में भी जो बाइडन यही कहते दिखाई दिए थे कि कौम की तामीर नौ का मुतबादिल इश्तिहार है एक ऐसा इंतशार जो खूंखार जंगजुओं, मनशियात फरोशों और दहशत गर्दों को पैदा करता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो बाइडन के बयानात जो पहले कुछ और थे अब कुछ और दिखाई देते हैं, ये अपनी जगह। लेकिन आज तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये कहा है कि उनके रवैये में 20 साल पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। उनका ये भी कहना था कि मुल्क को शरीयत के कवानीन के मुताबिक चलाया जाएगा और ख़वातीन मुआशरे का अहम हिस्सा होंगी और उन्हें भी इस्लामी उसूलों के तहत ही हुकूक हासिल होंगे। यह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की गई है यह हम आपको इसकी झलकियां भी दिखा रहे हैं और इससे पहले हम बात कर रहे थे जो बाइडन के उन बयानात की जिनसे वो खुद ही मुनहरिफ दिखाई देते हैं। लेकिन चलिए, उनके बयानात तो अपनी जगह, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है अमरीकी अफवाज और इत्तेहादी अफवाज के इनखला की, उस पर हमें बहुत ज़्यादा तनकीद होते हुए दिखाई दे रही है। उनके अपने इत्तेहादी जो ममालिक यहाँ पर रहे हैं, जो उनके ऑर्डर पर, उनके हुक्म पर, उनके कहने पर यहाँ से निकले हैं, अब वो भी इस फैसले पर खुश दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जी, आज की जो सबसे बड़ी पेशरफ्त रही है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है जिसमें उन्होंने अपने अंदर, तालिबान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की बात की है। एक तब्दीली वो जो बाइडन के मुख्तलिफ बयानात के अंदर हमें दिखाई दी और एक तब्दीली वो जिसकी बात तालिबान कर रहे हैं। इन दोनों तब्दीलियों पर बात करने के लिए हमने दावत दी है प्रोफेसर मुजाहिद मंसूरी साहब को। बहुत नाम रखते हैं जब बैनुल अक़वामी मामलात की बात होती है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। सर थैंक यू सो मच। पहले तो आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर, आपका तज्जिया सबसे पहले तो इस पर चाहेंगे, आज जो तालिबान की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है कि अब हम वो तालिबान नहीं हैं जो 20 साल पहले थे, आपको इस दावे में कुछ हकीकत दिखाई देती है, आपको कुछ तब्दीली दिखाई देती है उस वक्त के तालिबान में और आज जिनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनमें? सर जी, तब्दीली तो खैर उनका जो आज का दावा है जो उन्होंने कंट्रोल संभालने के बाद किया है उससे पहले भी नज़र आई है, लेकिन इसकी असल हकीकत तो जब ही मालूम होगी कि जब ये हुकूमती सेटअप जो है वो मुकम्मल होगा और पॉलिसीज़ के नतीजे में अमली इक़दामात शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा प्रोफेसर साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि अब तक जो उनकी सरगर्मियाँ, सिफारती सरगर्मियाँ रही हैं अमन मुआहदे के हवाले से, उसमें भी तब्दीली की झलकियाँ वाज़े तौर पर देखी गई। उनकी जो सियासी जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, उनकी जो सिफारतकारी का अंदाज देखा गया और उनकी जो मोहतात गुफ्तगू देखी गई और फिर जिस तरीके के साथ उन्होंने बड़े बालाई सतह पर जाकर हुकूमतों से जो इंटरेक्ट किया है और उसके जो नताइज निकले हैं उससे तो ये अंदाज़ा हुआ है। और फिर अब जो वो इन्होंने इस वक्त जो पेशकदमी की, उस दौरान जो उनका एक रवैया था जिससे बहुत तवक्को की जा रही थी कि कोई गलत डायरेक्शन ना ले लें और उसमें तशद्दुद का या इंतकाम का पहलू ना आ जाए, वो तो दूर दूर तक नहीं नज़र आया। तो ये देखें, बिहेवियरल तब्दीली जो है ये बहुत बड़ी बात होती है, ये जो रवैयों की तब्दीली है। तो वो इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है पेशकदमी का और सूबे संभालने का, उसमें तो वो बहुत वाज़े तौर पर नज़र आई है। फिर ये भी नज़र आया कि ये किसी प्लानिंग का हिस्सा था, ये बहुत बड़ी कुछ स्ट्रेटेजी थी। तो इसका मतलब है, और ऐसा कोई इशारा या तज्जिया या खबरें नहीं आई कि वो किसी हुकूमत के साथ या किसी बैरूनी ताकत के साथ मिलकर जो अचीव कर रही है। भारत का प्रोपेगेंडा अपनी जगह है कि वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा, लेकिन ना इसका कोई सबूत है, ना इसकी कोई खबरें आई। तो उन्होंने कोई अपने तौर पर भी एक सेल्फ मैनेजमेंट में वो गए हैं और एक रिव्यू में गए हैं, कुछ उन्होंने सीखा भी है
اور جو عملی ان کو ماحول ملا ہے باہر نکل کر افغانستان کی سرحدوں سے باہر نکل کر وہ حکومتی سفارتی حلقوں میں گئے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ اس طرح گزارا نہیں ہوگا اور ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اشارے واضح ہیں اور وہ ابتدائی اقدامات جو سامنے آئے ہیں اس میں یہی ہیں کہ وہ منتخب نہیں ہوئے, مینجمنٹ میں وہ صحیح چلے ہیں. خواتین کے ساتھ ان کا جو سلوک کی بہت بڑے اعتراضات تھے بشمول پاکستان کی جو معاشرہ ہے اور پاکستان کی حکومت کو بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو یہ اعتراض ہمارا جو تھا وہ دنیا ہی جتنا تھا. لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی تبدیلی ہے. وہ خواتین کے اچھا مجاہد صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کیوں طالبان کو یہ لگا کہ ان کو اپنے بیہیویئر میں, اپنے رویے میں, اپنی کچھ پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور اب آپ ان تبدیلیوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ فرما رہے تھے. لیکن یہ بتا دیجئے گا کہ جو بائیڈن کو اپنے بیانات میں تبدیلی کیوں لانا پڑ رہی ہے, اگر ان کے خطاب کو دیکھا جائے, ان کے بیان کو دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی باتیں جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں اب وہ ان سے منحرف ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ایک بات جس پر وہ قائم ہے مسلسل منصوری صاحب وہ یہ ہے کہ جو افواج کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح ہے, اس کو وہ غلط ماننے کو تیار نہیں ہے. سر دیکھیں, بائیڈن صاحب پر دو پریشر ہیں, ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہے اور ایک ان پر اپنے عوام کا پریشر ہے. عوام کا پریشر ہے, عوام کا پریشر ہے کہ جو اتنا بڑا بجٹ خرچ ہوا جس کی پوری دنیا میں جو ہے وہ ریویل ہوا ہے, اس کے جو ڈیٹا اور فگر ہے وہ اب سامنے آ رہے ہیں, اور ابھی تو بہت اس پر بات ہونی ہے کہ جو نیٹو کا جو دوسرے ممالک کا بجٹ تھا ان کا جو شیئر تھا اور جو سیکرٹ بجٹ جو آڈٹ ہی نہیں ہوتا وہ کتنا تھا. اس پر بہت زیادہ سیریس جو ہے وہ پبلک اوپینین ہے امریکہ کی, تو وہ اور دوسرا جو پریشر ہے وہ عوام کا ہے. تو اس لیے وہ اس کو اب اس سے وہ جسٹیفائڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا اس کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے بالکل بیکار تھی, لیکن جو عوام کا نکلنا ہے وہ یہی ہے, وہ اس کا ایک جواز پیش کر رہے ہیں اپنے پچھلے بیانیوں کے برس کہ اب صورتحال ایسے ہو گئی تھی, سچویشنل فیکٹر ایسا تھا کہ ہمیں اس کو فوری طور پر چھوڑنا پڑا اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو مینیج کر سکتے. اور وہ اپنی اگر آپ ان کی داخلی جو ابلاغ ہے سیاست کا اور حکومت میں جب سے وہ آئے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ لے رہے ہیں کہ اب ہم نے امریکہ پر فوکس کرنا ہے, ہم نے اپنے جو ہمارے یہاں ایک غریب کلاس پیدا ہو گئی ہے جس کا اشارہ وہ وال اسٹریٹ آکوپائی جنرل موومنٹ جو آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ چلی تھی امریکی غربا کی, تو وہ اس کی بات کسی حد تک جو ہے وہ انتخابات میں بھی ہوئی. تو جو امریکہ کا جو بجٹ ہے عسکری بجٹ جو ہے ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اس سے اب جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, اور وہ افغانستان پر بہت زیادہ خرچ ہوا ہے. تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے کہ ایک طرف امریکہ کے امیج کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کے لیے کوئی ایک مشکل نہیں ہے, عوام کو بھی جواب دینا ہے. جو اتنا بڑا بجٹ خرچ کیا گیا ہے, ضائع کیا گیا ہے, انفیکٹ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا مجاہد صاحب, اس کا بھی حساب دینا ہے, اس کا بھی جواب دینا. اور یہ سارے پریشر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ بن رہے ہیں جو بائیڈن کے اپنے بیانات سے مکرنے کی. بہرحال پروفیسر مجاہد منصوری صاحب, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین, جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر, تو آپ کو بتائیں کہ امریکی سابق صدر جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب افغانستان سے امریکہ بھی اپنی افواج نکال لے گا اور جو اتحادی افواج موجود ہیں انہیں بھی یہاں سے نکال لیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ انہی کی جانب سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طالبان کے ساتھ معاہدے کے بعد افغانستان سے فوجی انخلا کا اعلان اور موجودہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے ہونے والی توسیع اور پھر افغانستان پر طالبان کے کنٹرول سے امریکہ کے اتحادی ممالک اس سے نہ صرف ناخوش دکھائی دیتے ہیں بلکہ اس کی حکمت عملی کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے اتحادی ممالک کی جانب سے اور اب مطالبات کیا سامنے آ رہے ہیں, اس رپورٹ میں دیکھیے. افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر اتحادیوں کی جانب سے بھی امریکہ کو شدید تنقید کا سامنا ہے اور امریکی فوج کے واپسی کے فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے. افغانستان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے جرمن چانسلر اینجلا مارکل کا کہنا تھا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال افغانوں کے ساتھ ساتھ جرمنی کے لیے بھی ڈرامائی, سخت اور خوفناک ہے. دوسری جانب برطانوی وزیر دفاع بین ویلس نے کہا ہے کہ کابل پر طالبان کا قبضہ عالمی برادری کی ناکامی ہے. امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ
जिस तरह हुआ वो एक गलती थी जिसके नताइज आलमी बरादरी को भुगतना पड़ सकते हैं। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना था कि रूस, अमेरिका और यूरोप के मौसर अंदाज में ताउन के लिए हम सब कुछ करेंगे क्योंकि हमारे मफादात एक हैं। ये बैनुल अक़वामी सलामती और अमन के लिए निहायत आम है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से इस बात की वजाहत सामने आई है कि हमारा मकसद अल-कायदा और उसामा बिन लादन का खात्मा था, जिसमें हम कामयाब हुए हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि अफगानिस्तान पर जितनी तेजी से कब्जा हुआ इसकी उम्मीद न थी। जो लड़ाई अफगान फौज नहीं लड़ना चाहती वो अमरीकी फौज क्यों लड़े? अफगान फौज मुनहदम हो गई है। उन्हें हर किस्म का तावन दिलवाया गया लेकिन उनके रहनुमा मुल्क छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान से फोर्सेस के इनखला के फैसले पर नेटो के अहम इत्तेहादी बरतानिया ने अमरीका पर नुक्ताचीनी की है और कहा है कि इस गलती की वजह से ये मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। बरतानवी वजीर दिफा बेन वेलिस ने कहा है कि अफवाज के इनखला की वजह से हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। बेन वेलिस का कहना था कि फोर्सेस के इनखला का फायदा अल-कायदा को होगा। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के मजीद शहरों पर कब्जे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश का इजहार किया है। साबिक नेटो कमांडर एगोन ड्रम्स ने भी अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल हासिल करने पर हैरत का इजहार किया है और हुकूमती फोर्सेस की अहलियत और जो बाइडन के फैसले पर शदीद तनकीद की है। बिल्कुल जी, जो बाइडन ये कहते दिखाई देते हैं कि अब तो वहाँ पर इत्तेहादी अफवाज नहीं हैं, अमरीकी अफवाज नहीं हैं, तो जो तालिबान के साथ मुकाबला करना है वो अफ़गान फोर्सेस का काम था और अगर अफ़गान फोर्सेस ये काम सही नहीं कर सकी तो इसकी ज़िम्मेदारी हम पर ना डाली जाए। चलें, ये तो जो बाइडन ने जवाब दे दिया, लेकिन जो बाइडन को अभी जवाब देना है अपने इत्तेहादियों को भी, क्योंकि इत्तेहादी जो हैं वो भी खुश दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तनकीद पर अब रिएक्शन क्या आ सकता है अमेरिका का और फिर जो इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं क्या वो बिला जवाज़ है या वाक़तन वो सही है? इसी पे हम बात करेंगे डॉक्टर मुकर्रब अकबर साहब से। इंटरनेशनल अफेयर्स के, इंटरनेशनल अमूर के माहिर हैं, बड़ा नाम रखते हैं, बड़ी इस पर रिसर्च रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रब साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे न्यूज़ शो के लिए वक्त निकालने के लिए। सर जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुझे आवाज़ आ रही है, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ। मुकर्रब साहब, ये फरमा दीजिएगा, जो बाइडन के बयानात अपनी जगह, बहुत सारी चीज़ों से मुकर जाना उनका अपनी जगह, लेकिन अब जो तनकीद की जा रही है मुख्तलिफ इत्तेहादियों की जानिब से, क्या इससे किसी तौर किनारा कर पाएंगे, जान छुड़वा पाएंगे जो बाइडन, या आपको लगता है कि ये तनकीद बढ़ती चली जाएगी और फिर इसका कोई मज़ीद इस पर एक्शन या रिएक्शन भी आ सकता है? सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, यहाँ मैं कुछ बातें करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं जो इत्तेहादी हैं उनकी तनकीद का जिक्र करूँ, कि ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया और नेटो ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की, जिसमें तकरीबन 36 ममालिक के 10,000 के करीब जो है वो अफवाज रही और एक वक्त में अमेरिका के जो फौजी थे 2011 में उनकी तादाद तकरीबन 1,10,000। मुकर्रब साहब से राब्ता शायद हमारा मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे। वीडियो लिंक पर चूँकि मौजूद थे, कुछ डिस्टर्बेंस है सिग्नल्स में, कोशिश करते हैं उनसे दोबारा राब्ता करें। हम बात कर रहे हैं उन इत्तेहादियों की जिन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का, लेकिन अब ये इत्तेहादी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब अफवाज को यहाँ से निकालना था, ये फैसला करना था, तब उनसे मशवरा नहीं किया गया, उन्हें तो बस हुक्म सादिर किया गया कि तमाम जो इत्तेहादी अफवाज हैं अब अमेरिका से निकल जाएं, उनकी मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं रही है। अच्छा, अब हुआ ये भी है कि इत्तेहादी जहां अमेरिका पर तनकीद कर रहे हैं, वहाँ इत्तेहादी अपने बहुत सारे ऐसे वादों से भी मुकर रहे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद लोगों से उन्होंने किए थे, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती हुई दिखाई दे रही है। और तनकीद क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन अफवाज के लिए जिन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए काम किया, अब उनको अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, ले जाया जाना चाहिए, ये डिमांड उनकी जानिब से की जा रही है। लेकिन जनाब ऑस्ट्रेलिया भी इस चीज़ से इनहराफ करता हुआ, मुनहरिफ होता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल जी, डॉक्टर मुकर्रब अकबर साहब एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखिएगा। सर
जी जी जी, मुझ तक आवाज आ रही है। सॉरी, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। आप सुन पा रही हैं मुझको? जी सर, आपकी बिल्कुल आवाज़ क्लियर आ रही है, आपको फरमाइएगा। आवाज मेरी आ रही है? जी सर। जी जी। तो इसमें कुछ अहम जो नुकात हैं जो मैं बयान करना चाहता हूं, जिसकी वजह से जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं वो नाराज हैं और उनका नाराज होना बनता भी है। उसमें सबसे बड़ी जो अहम वजह है वो इत्तेहादी अफवाज और ख़ास तौर पे अमेरिका का अपने जो अखराजात हैं, जो तकरीबन 882 बिलियन डॉलर हुए इस तकरीबन 2 दिहाई की लड़ाई में, और वो एक बहुत बड़ा नुकसान है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, जो आजकल जैसे कि फाइनेंशियल हालात हैं मुमालिक के, बिल्कुल सही। उसके साथ जो ह्यूमन रिसोर्स, खास तौर पे जो मिलिट्री के लोग थे जिनकी वहां पर हलाकतें हुई, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, अब जो वजूहात हैं 10-11 जिनकी वजह से वो लोग नाराज हैं और उनके शक्को शुबहात जायज हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ मसला इंसानी हकूक का है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया, उसमें एक वजह शायद 9/11 पर, जो 9/11 के वक़्त ट्विन टावर्स पर अटैक थे, वो तो थे ही थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन की जाती थी तालिबान की तरफ से, अल-कायदा की तरफ से, उसको जवाब बनाया गया था। जिसकी वजह से दुनिया के तमाम ममालिक जो है, उन्होंने इस फ़ोर्स को जॉइन किया और इस जंग को जॉइन किया। अब उनको यही खतरा है कि अगर 20 साल के बाद दोबारा तालिबान इक़्तिदार में आते हैं, तो क्या दोबारा वो इंसानी हकूक की पामाली नहीं करेंगे जिसके लिए 10 साल तक जंग लड़ी गई? क्या उसी तरह ख़वातीन को हकूक दिए जाएँगे जिस ख़वातीन के हकूक के लिए उन्होंने ये 20 साल जंग लड़ी? क्या लड़कियों की तालीम के दरवाज़े खुले रखे जाएँगे? क्योंकि एक बड़ा, ये 3 बड़े मेजर इश्यूज़ थे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। एक जी। अहम जो इश्यू है वो है ब्रीडिंग ग्राउंड के हवाले से, कि उनको ये खतरा है कि जिस तरह किसी ज़माने में वहाँ पर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ एक्सट्रीमिज़्म था, टेररिज़्म था, और जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया और दूसरे ममालिक को भी नुकसान हुआ, तो क्या वहाँ पर दोबारा कोई ऐसे जिहादी कैंप, दोबारा ऐसे टेररिस्ट कैंप तो नहीं बन जाएँगे जिनसे नुकसान हो? एक इसमें जो मसला है उन इत्तेहादी ममालिक का, ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा उन नेटो प्लीज़। ममालिक का जो उनके इत्तेहादी हैं, कि उनके लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। जिस तरह के जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा भी है कि ये नेटो की तारीख में अब जो हिस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है नेटो ममालिक के लिए, एक बहुत बड़ा डिबैकल है। इस तरह का कभी नहीं हुआ नेटो के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सुपर पावर अमेरिका समझा जाता है। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, ये तमाम ममालिक वो ममालिक हैं जो बड़े पावरफुल समझे जाते हैं मिलिट्री टर्म्स में। नो डाउट। तो इनकी नेटो फोर्स हो और उसको जो है वो एक शिकस्त दे दे वो कुव्वत, जिसके पास जो है वो सिर्फ कुव्वत ईमानी हो और बाकी कोई उनके पास ऐसा असला ना हो, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको वो ना सिर्फ अब हज़म कर पा रहे हैं, बल्कि हो सकता है आने वाली कई सदियों तक उनके लिए जो है ये बहुत बड़े ठीक क्वेश्चन है, ना सामने तो रहे। उन्हें कोई जवाब मिल पा रहा है और ना वो ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले बहुत सालों तक वो किसी को इसका कोई जवाब पेश कर पाएंगे, और फिर यही वजह है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात का जो सिलसिला है वो जारी दिखाई देता है। बहरहाल डॉक्टर मुकर्रब अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच आपके तज्ज़िये के लिए। मुकर्रब अकबर साहब भी यही फरमा रहे थे कि असल वजह जो है एक दूसरे पर तनकीद करने की, वो तनाव है, वो दबाव है जो मुख्तलिफ जानिब से आ रहा है। मुख्तलिफ जो ममालिक जिन्होंने अपने लोग यहाँ पर भेजे थे, जिनके लोग मारे गए हैं इस जंग के अंदर, उनकी आवाम जो है, उनके आवाम का भी दबाव है। फिर जो पैसा खर्च किया गया है, जो बजट बहाया गया है इसके ऊपर, इसको लेकर भी ममालिक के ऊपर बहुत सारी तनकीद हो रही है। और तनकीद क्यों ना हो, जिस मकसद के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे, जो दावे करके आए थे, वो दावे सच होते हुए दिखाई नहीं देते, तो फिर तनकीद तो होगी। और जब तनकीद होती है तो फिर इस तरह के बयानात और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहता है। ये सिलसिला कब जाकर थमेगा या नहीं थमेगा, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, निगाह रखे हुए हैं, आपको यकीनन अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जी, जहां अमेरिका के लिए मसाइल जो हैं अफ़गानिस्तान को लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ एक और जगह को लेकर मसला कुछ कम होता दिखाई देता है। मैं बात कर रही हूँ वेनेज़ुएला की, जहाँ हम देख सकते हैं कि अमेरिका को लेकर हमेशा से एक तनाव, तल्खी और तुंदो तेज़ बयानात जो हैं उनका सिलसिला हमें बहता हुआ दिखाई देता था। लेकिन अब इस तनाव में, तल्खी में और तुंदो तेज़ बयानात की जो एक कहानी थी, उसमें हमें कुछ नरमी आती दिखाई देती है। हालांकि इससे पहले आप तमाम लोग जानते हैं कि वेनेज़ुएला के जो साबिक सदर रहे हैं होगो चावेज़, उन्होंने अपने 14 साल इक़्तिदार में हमेशा अमेरिका पर बहुत खुलकर तनकीद की। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने 2019 में मौजूदा सदर जो हैं निकोलस मैडुरो, उनको दबाने की बड़ी ज़्यादा कोशिशें की।
لیکن ان کی جانب سے ہمیشہ مزاحمت کی گئی تھی. لیکن اب کچھ تبدیلی آتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے نکولس کے رویے میں، کیونکہ انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اب امریکہ کے ساتھ تمام تنازعات کے حل کے لیے براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. یہ ایک طرح کی آفر ہے جو امریکہ کو کی گئی ہے. کس طرح سے یہ آفر ہوئی ہے ونیزویلا کی جانب سے، کیوں ہوئی ہے، اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. وینزویلا اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے تناؤ کا شکار رہے ہیں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے وینزویلا امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا شکار ہونے کی وجہ سے معاشی زبوں حالی کی دلدل میں ہے. تاہم اپنے حالیہ بیان میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. گزشتہ روز وینزویلا کے صدر نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں. میں ان کے لیے رضامند ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم میکسیکو میں ہونے والے مذاکرات کے دور میں امریکہ کے ساتھ سارے تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہیں. وینزویلا کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہم تشدد کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہمارے ملک کے حزب اختلاف کے رہنما سازشیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ ہمیں کولمبیا سے خطرناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کولمبیا کے صدر ایون ڈیوک ہمارے مذاکرات کو سبوتاش کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات آنے والے دنوں میں منظر عام پر لائیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں فوجی مداخلت کے لیے سازشیں کرنے والے آئین، آزادی اور امن کا احترام کرنے اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے دستخط کر چکے ہیں. حزب اختلاف کے رہنما فریڈی گویرا کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں وینزویلا کے صدر کا کہنا تھا کہ عدالت نے انہیں مشروط انداز میں رہائی دی ہے. اگر وہ میکسیکو میں مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو ہم اس بات کا خیر مقدم کریں گے. اس وقت امریکہ اور وینزویلا کے مابین میکسیکو میں ناروے کی ثالثی میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ہونے والی ابتدائی ملاقاتوں کے بعد وینزویلا کے صدر نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات اور بات چیت کی حامی بھری ہے. ان مذاکرات کا مقصد وینزویلا کے سیاسی اور معاشی بحران کو حل کرنا ہے، کیونکہ وبا نے یہاں کی معیشت کو بے حد نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں وینزویلا کے باشندے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. وینزویلا کے صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ملک پر امریکہ اور یورپ کی طرف سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کو ختم کیا جائے. اس سال نومبر میں یہاں عام انتخابات بھی ہونے ہیں، جس کے حوالے سے حزب اختلاف چاہتی ہے سیاسی قیدی رہا کیے جائیں اور انہیں انتخابات میں شریک ہونے کا مکمل موقع دیا جائے. پابندیوں کی وجہ سے یہاں کورونا کی ویکسین بھی لوگوں کو نہیں مل رہی ہے، جس سے لوگ وبا کا شکار ہیں. وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے یہاں معاشی بحران بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور تجزیہ کار یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں. رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہی دباؤ، معاشی دباؤ جو ہے وینزویلا کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اب امریکہ سے اپنے معاملات صحیح کرے. اور اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناروے تو مثبت کردار ادا کر رہا ہے، لیکن کولمبیا پر ہمیں وینزویلا الزامات لگاتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ سارے عمل کو سبوتاش کرنا چاہتا ہے. بہرحال یہ عمل جاری ہے. کہاں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر یقیناً ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. پروگرام میں دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان. اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام.
वेलकम बैक जी। अब हम प्रोग्राम में रुख करने जा रहे हैं यूरोप का, जहां सरहदों की मुहाफिज एजेंसी ने समंदरों से आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियों को दूर से देखने और ऐसी किसी भी नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निगरानी करने वाले निज़ाम की तनसीब शुरू कर दी है, ताकि तारकीन वतन की गैर कानूनी आमद को कंट्रोल किया जा सके, जो बहुत बड़ा मसला रहा है। आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर एजेंसी ने तारकीन वतन की कश्तियों को दूर से देखने और तारकीन वतन की गैर कानूनी आमद पर नज़र रखने के लिए ये जदीद तरीन निज़ाम जो है इसकी तनसीब का अमल शुरू कर दिया है, और इस हवाले से इस निज़ाम की इब्तदाई ट्रायल्स भी लिए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह निगरानी का निज़ाम एक बड़े गुब्बारे, जिसको आप अभी देख भी रहे थे, और फिर ये कैमराज जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इन पर मुश्तमिल है, जिसे इब्तदाई तौर पर तुर्की और यूनान की ज़मीनी सरहदों पर नस्ब किया गया है, ताकि गैर मुल्की तौर पर आने वाले जो तारकीन वतन हैं उन पर नज़र रखी जा सके। नाज़रीन, इसी तरह ये निज़ाम एक जजीरे पर भी लगाया गया है, ताकि सरहद पर बैठे एहलकार समंदर के ज़रिए आने वाली कश्तियों पर भी नज़र रख सकें। फ्रंट्रेक्स के तर्जुमान कहते हैं कि ये जदीद निज़ाम जो है सरहदों की 24 घंटे निगरानी के लिए लगाया गया है, और इससे समंदर के 60 किलोमीटर इलाके तक होने वाली नकलो हरकत की मालूमात आसानी से मुयस्सर आ सकेंगी। और ये जदीद टेक्नोलॉजी का निज़ाम 40,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फ़ज़ा की निगरानी करने की सलाहियत रखता है, और ये मॉनिटरिंग भी कर सकता है। उनका कहना है कि इस जदीद निज़ाम की मदद से यूरोपीय यूनियन की सरहदों की निगरानी के निज़ाम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। आपको ये भी बताएं कि उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि इस जदीद निगरानी के निज़ाम के साथ दूसरे ऐसे साजो सामान और टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट जारी है। तर्जुमान ने यह भी बताया कि टेक्नोलॉजी के महीने में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद में इजाफा हो जाएगा, और जुलाई के महीने में इस बढ़ती आमद को लेकर जो गुज़श्ता साल पहले 7 माह के दौरान कमी इसमें देखी गई थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के इर्द गिर्द बदलते हालात कदरे मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में इस निज़ाम की तनसीब के दौरान यूनान के जो वज़ीर हैं माइग्रेशन के लिए, उनका कहना यह है कि यूनान अपनी सरहदों को महफूज करने के लिए चौकस है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी सरहद नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन की सरहद है, और हम फ्रंटेक्स के साथ मिलकर गैर कानूनी दाखिले और तारकीन वतन की आमद को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी से जुलाई तक यहाँ 22,600 गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद यूरोपीय यूनियन के साहिलों तक पहुँचती है। ये तादाद 2015 के बराबर है, जब 10 लाख के करीब अफगान, शामी और इराकी बाशिंदे यूनान के रास्ते यूरोपीय यूनियन में दाखिल हुए थे। यहाँ तो तारकीन वतन की आमद को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब हम रुख करने जा रहे हैं एक और जगह का, जहाँ ऐसे लोगों की आमद रोकने की कोशिश की जा रही है जिनसे पहले काम लिया जाता रहा है। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं 20 साल अफगान जंग के बाद अमरीका और इत्तेहादियों के इनखला की, जहाँ गुज़श्ता कई माह से मौज़ूए बहस है। वहीं उन अफवाज के इनखला के बाद सूरत हाल अबतरी का शिकार हो चुकी है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल संभालने में अमरीका की तमाम उम्मीदवारों और अंदाज़ों को बेमायनी कर दिया है। अब सूरत हाल ये दिखाई देती है कि अमरीका और इत्तेहादी अफवाज को न सिर्फ अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मुश्किलात का सामना है, बल्कि उसे कई ममालिक ने अपनी अफवाज के लिए काम करने वाले अफगान शहरियों से बदअहदी शुरू कर दी है, और तमाम तर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन्हें साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन, पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसमें मज़ीद बात करेंगे। अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के बाद ऐसे अफगान शहरी जो ऑस्ट्रेलियाई अफवाज के साथ मुतरज्जम समेत दीगर खदमात से वाबस्ता रहे हैं, वो अब ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से इमदाद के ख्वाह हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरियों ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से वादा पूरा करने की दरख्वास्त की है, क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि उनकी हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। 20 साल जंग के खात्मे पर ऐसे हज़ारों अफराद अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने नेटो फोर्सेस की इमदाद की है, और अब उन्हें तालिबान के कंट्रोल संभालने से अपने और अपने खानदानों के लिए खतरात लाहक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कई ऐसे खानदान सामने आए हैं जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकाम से इमदाद की अपील कर रहे हैं।
इस अपील पर एक्शन तो नजर नहीं आया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ऐलान किया है कि 50,000 अफगान शहरी जो सियाहती वीजे पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उनको हालात साजगार होने तक उनके मुल्क वापस जाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अफगान हुकूमत ने 2012 से अब तक 8,500 अफराद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वीजे जारी किए हैं, जिनमें से 1,800 ऐसे अफगान शहरी शामिल हैं जो ऑस्ट्रेलियाई अफवाज के मातहत काम करते रहे हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से इमदाद की उम्मीद थी। लेकिन मसाइल में घिरे अफगान शहरियों की उम्मीदों पर पानी उस वक्त फिरा जब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने अपने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान जंग में मुआवन तमाम अमले की मदद से कासिर है। ऐसी सूरत हाल में जब तालिबान अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल संभाल चुके हैं और आम माफी का ऐलान भी कर दिया गया है, कई अफगान शहरी जो नेटो अफवाज से वाबस्ता रहे सुकून का सांस नहीं ले पा रहे और जल्द अज जल्द अफगान सरजमीन से मुंतकिली चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मजीद अफगान स्टाफ की इमदाद से कासिर होने और सिर्फ 50 मजीद खानदानों के वीज़े पर काम करने के बयानात के बाद ऑस्ट्रेलिया में पनाह के खानदानों में इज़्तिराब की कैफियत पाई जा रही है और उन्हें खदशा है कि उनकी जिंदगियां महफूज नहीं रहेंगी। ऐसे खानदानों और समाजी तंजीमों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया का यह रद्द-ए-अमल काबिल मुज़म्मत करार दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, जो रद्द अमल सोचा जा रहा था वैसा रद्द अमल नहीं है। अब इस रद्द अमल पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो लोग स्टक हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर वो मदद के मुतलाशी हैं। देखना यह है कि इत्तेहादियों की जानिब से जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं कि इनकी मदद की जानी चाहिए, ये मदद की जाती है या नहीं की जाती है। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं और ख़बर शामिल करते हैं अमरीकी रियासत टेक्सास से, जहाँ 3D प्रिंटेड सबसे बड़ी मिलिट्री छावनी बनाई गई है और ये बिल्डिंग का तरीका अब फौजी छावनियों पर रिहाइश का सस्ता और देर पा तरीका करार दिया जा रहा है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। 3D टेक्नोलॉजी ने जहां दीगर शोबाजात में इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए हैं, वहीं ये रिहायशी मसाइल को हल करने में भी अपनी मिसाल आप बन रही है। अब घर सिर्फ चंद घंटों में प्रिंट होगा। एक तरफ नासा के लिए मसनूई माहौल बनाया गया है जिसके जरिए खिला या मार्स पर जाने वाले मिशंस को माहौल से मुवाफिक बनाने के लिए घर डिज़ाइन किया गया है ताकि खिला के खतरात और हालात के लिए तैयारी को मुमकिन बनाया जा सके और इंसानी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया जा सके। हाल ही में 3800 मुरब्बा फुट पर मुश्तमिल मिलिट्री बैरिक्स बनाई गई हैं। 72 सिपाही या एयरमैन इन 3D प्रिंटेड बैरिक्स में अपनी तरबियत मुकम्मल कर सकेंगे। ये इमारत नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी इमारत है जिसे टेक्सास में बनाया गया है। इसे फौजी साजो सामान में एक इनकलाब करार दिया जा रहा है। आइकॉन नामी कंपनी की तरफ से बनाई गई इन बैरिक्स को नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी 3D बिल्डिंग करार दिया गया है। ये इमारत टेक्सास मिलिट्री डिपार्टमेंट और आइकॉन का मुश्तरका मंसूबा था। ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म रोजाना की बुनियाद पर 3000 मुरब्बा फुट 3D प्रिंटिंग कर सकता है और इससे फजूल तामीराती मलबा भी कम से कम पैदा होता है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस वोल्कान कंस्ट्रक्शन सिस्टम के जरिए ये इमारत बनाई गई है जो कि रिवायती इमारत से ज़्यादा मजबूत और देरपा है। टेक्सास को टेक्नोलॉजी का मरकज़ गर्दानते हुए मेजर जनरल ट्रेसी नॉरिस ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी से वक्त, वसाइल और तामीराती खतरात कम होंगे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका सस्ते और मियारी घर बनाने के साथ साथ फौजी इमारात पर भी काम कर रहा है जो कि रिहाइश के जदीद ज़रूरियात के ऐन मुताबिक होगा। इन तैयारशुदा बैरिक्स को बैरिक्स ऑफ द फ्यूचर करार दिया जा रहा है जिससे फौजी रिहाइश के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी कहतज़दा इलाकों और जंगी माहौल के लिए भी फौजी रिहायशी इमारतों के लिए मुआविन साबित होगी। बिल्कुल जी, ये 3D टेक्नोलॉजी तो आपने देखी, एक और टेक्नोलॉजी ने काम कर दिखाया है और ये काम किया गया है चीनी मीडिया फर्म ने। बिग डेटा की मदद से एक वीडियो तैयार की गई है इस फर्म की जानिब से जिसमें अमेरिका के हवाले से वबा के मौक़िफ़ और इब्तिदा को तलाश कर लिया गया है क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और दावेदार है कि उसने वबा को कंट्रोल करने में मदद दुनिया में पहला रुतबा हासिल कर लिया है। चीन की एक मीडिया फर्म ने बिग डेटा की मदद से एक वीडियो तैयार की है और इस वीडियो के ज़रिए अमेरिका में वबा की इब्तिदा के सरकारी तस्दीक से पहले यहाँ मौजूदगी की इंकशाफात किए गए हैं कि जी यहाँ तो कोविड पहले ही से मौजूद था, उससे भी पहले जब अमेरिका ने इसका बाकायदा तौर पर
ऐलान किया था। अगरचे अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने दुनिया में सबसे पहले वबा को कंट्रोल किया, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका अब तक भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर है। तफसीलात ये बताती दिखाई देती हैं कि जुलाई 2019 में अमेरिका के लोगों में सांस की तकलीफ के हवाले से बीमारी की इब्तदा हो चुकी थी और मुख्तलिफ तहकीकारों और साइंसदानों ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है कि वबा की इब्तदाई इटली में सितंबर 2019 में हो चुकी थी और ये केसेस चीन के शहर वुहान में नमूनिया के मरीजों से पहले ही सामने आ चुके थे। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि अक्टूबर 2019 में अमेरिका ने वबा के हवाले से एक बड़ी तकरीब इवेंट में 101 की मेज़बानी की थी, जिसमें कैप्स नामी फ़र्ज़ी वायरस के फैलने और उसके असरात और अलामात पर बहस की गई थी, जबकि उसके सिर्फ 2 महीने बाद दुनिया में कोरोना की वबा फूट पड़ी। नवंबर 2019 में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने नेटो और इजराइल को कोरोना वबा से मुतालिक खबरदार कर दिया था और दिसंबर 2019 में इटली और अमेरिका में कोरोना वायरस मौजूद था। इटली में कोरोना वायरस के जरासीम और इसके सीवरेज सिस्टम से शनाख्त के लिए गए नमूने भी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल किए गए हैं और अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के मुताबिक अमेरिका में दिसंबर 2019 के दौरान बहुत सारी रियासतों में ये वबा फैल चुकी थी। अमेरिका इससे इनकार करता रहा है, लेकिन अब चाइना ये रिपोर्ट, ये वीडियो सामने लेकर आ गया है। इस वीडियो के साथ ही आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल रात 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।